Hi guys, I welcome you all in our first video of Explained in Short. In this video, we will try to understand anti-defection law, which is also known as Dal Badal Kanun. There's a phrase used in politics, Aaya Ram Gaya Ram, which became popular after an independent MLA from Haryana, Gaya Lal, changed his party thrice in 14 days in 1967. First, he joined Congress, then he shifted to United Front, and then again he joined Congress. But after 14 days, he again joined United Front. This is called as defection, when an elected member switches from one party to another party. In order to curb this kind of switching from one party to another party and defection, 52nd Amendment 1985 came into existence and 10th schedule was inserted in the Constitution. The purpose of 10th schedule was to enable the government to have a stable government. Now, what are the provisions regarding the disqualification given under Schedule 10? Schedule 10 कुछ conditions बताता है, कुछ situation बताता है जब ऐसा माना जाएगा कि किसी member ने defect किया है. तो अब हम देखते हैं कि वो defections क्या है, किस तरह से कौन सी conditions है जब वो defection माना जाएगा. First is if he voluntarily gives up his membership. Second is if he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction which is issued by the political party. For example, ऐसा मान लेते कि एक MP है कांग्रेस का, कांग्रेस ने एक डायरेक्शन दिया है अपने सारे MPs को कि जब CAA का बिल वोट होगा, जब वोट करेंगे CAA के लिए तो आपको उसके अगेंस्ट वोट करना है. बट कांग्रेस का ही एक MP उसके सपोर्ट में वोट कर देता है. Then it can be said that he has defected and he comes under the anti-defection law. अब देखते हैं कि independent member के केस में क्या होगा. An independent candidate can support the government but वो join नहीं कर सकता. He cannot join the political party but he can support the government. वो अपना support extend कर सकता है but he cannot join it. अब nominated member के केस में क्या होगा? He cannot join any political party after the expiry of 6 months. मतलब 6 महीने के अंदर वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, बट ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड एग्जेम्पशन. शेड्यूल 10 में एक एक्सेप्शन दिया है, वो ये है कि जब 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी मर्ज और आर इन फेवर ऑफ अ मर्जर इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी. अब एक अमेंडमेंट एक्ट आया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस की. द फर्स्ट वाज दैट डिफेक्टर कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक पोस्ट अंटिल ही इज री इलेक्टेड. मतलब जिसने भी डिफेक्ट किया है, जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आया है, ही कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक पोस्ट अंटिल ही इज री इलेक्टेड. अब वो हो सकता है कि उसने डिफेक्ट किया हो पार्लियामेंट से या लेजिस्लेटिव असेंबली से या स्टेट लेजिस्लेचर से. एंड एक और चीज थी कि बिफोर 91st अमेंडमेंट कंसेंट ऑफ 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स वाज रिक्वायर्ड फॉर मर्जर, बट आफ्टर द 91st अमेंडमेंट इट वाज चेंज टू 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जिनका फेवर या जिनकी कंसेंट चाहिए थी इन ऑर्डर टू मर्ज विद अनदर पार्टी, अनदर पॉलिटिकल पार्टी. अब इसमें एक एग्जेम्पशन भी दिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का. प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन या डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का हो सकता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर. वो यहाँ पर उनको एग्जेम्पशन दिया गया. एग्जेम्पशन ये है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आफ्टर द इलेक्शन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर वो एक बार इलेक्ट हो गए, सपोज अगर एन एमपी हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर, तो वो चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी गिव अप कर सकता है, वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकता है. वो ऐसा क्यों करेगा? सो दैट ही गिव अनबायस्ड डिसीजंस जब प्रोसीडिंग्स चल रही हो. बट इसमें एक कंडीशन है कि जब उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा, उसका पीरियड खत्म हो जाएगा, या मान लेते आफ्टर 5 years उसका पीरियड खत्म हो जाता है, देन ही हैज टू ज्वाइन द सेम पॉलिटिकल पार्टी. अगर उसने कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, देन ही विल कम अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. Now, who decides the disqualification? Speaker or the chairman will decide the question regarding the disqualification and his decision will be final. मतलब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डिसाइड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन. अब
अगर स्पीकर या चेयरमैन या कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद ही सब्जेक्ट बन जाए डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसके मैटर में कौन डिसाइड करेगा? इसका भी सॉल्यूशन दिया है 10th शेड्यूल ने, और वो ये है कि इसमें हाउस एक किसी मेंबर को इलेक्ट करेगा और वो इलेक्टेड मेंबर डिसाइड करेगा कि क्या स्पीकर या उस पर्टिकुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिफेक्शन किया है कि नहीं, डिफेक्ट किया है कि नहीं, और उसका डिसीजन फाइनल होगा। नाउ हु कैन कंप्लेन? पहले इनिशियली 10th शेड्यूल में दिया था कि ओनली द मेंबर ऑफ द हाउस और द असेंबली कैन कंप्लेन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बट दिस थिंग चेंज्ड इन 2013 when in the case of Speaker Orissa Legislative Assembly versus Utkal Parida, Supreme Court held that any voter can complain to the Speaker or the Chairman regarding the disqualification. फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो मेंबर है हाउस का या नहीं, हाउस या असेंबली का मेंबर है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ही इज अ वोटर एंड ही इज रजिस्टर्ड एज अ वोटर एंड ही इज क्वालिफाइड वोटर। वहां पे वो चाहे तो कंप्लेन कर सकता है स्पीकर को या चेयरमैन को। नाउ what are the powers of the presiding officer? Initially schedule में दिया था, 10th schedule में दिया था कि decision of the presiding officer is not subject to judicial review, but in this thing changed in 1992 when in the case of Kyoto Holohan, Supreme Court held that judicial review can be done because judicial review is a basic structure of a constitution. तो जुडिशियल रिव्यू तो हम कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बट हम कब कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू? ओनली व्हेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टेकन द डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड कर लिया हो कि वहां पे डिफेक्शन हुआ है कि नहीं, तो ही उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये था कि जब तक स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड नहीं किया है, तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। Then again, in the case of केशव मेघाचंद्र सिंह, अब ये था कि 10th शेड्यूल में कहीं भी ये नहीं दिया है कि कितने टाइम में डिसीजन लेना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ये कहीं भी नहीं दिया था। तो कई बार क्या होता था कि आउट ऑफ बायस स्पीकर और एनी अदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इवन डिड नॉट टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। और ये बहुत ही रिसेंट केस है मणिपुर का, जहां पे 2 साल तक स्पीकर ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। फिर एक केस आया केशव मेघाचंद सिंह का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम और मैक्सिमम इन 3 months। तो अब एक टाइम दे दिया गया, एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया ऑफ 3 months टू डिसाइड द मैटर। नाउ वी कैन डिस्कस अ फ्यू केस लॉज। फर्स्ट इज रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक फॉर्मल रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है मेंबर से, हम उसके कंडक्ट से भी समझ सकते हैं कि उसने अपनी मेंबरशिप दे दी है, ही हैज गिवन अप हिज मेंबरशिप, यह हमें उसके कंडक्ट से भी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट केस में, जो कि शरद यादव और अली अनवर का है। शरद यादव और अली अनवर का जो केस था, उसमें जेडीयू के अगेंस्ट, जेडीयू के थे शरद यादव और अली अनवर, उन लोगों ने जेडीयू के अगेंस्ट ही कमेंट्स देना चालू कर दिया और उनके अगेंस्ट जो उनकी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके प्रोग्राम्स में जाने लगे। सो इट कैन बी इन्फर्ड दैट दे हैव गिवन अप देयर मेंबरशिप। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोलना चाहा कि हम उनके कंडक्ट से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी मेंबरशिप दे दी है, उन्हें फॉर्मल रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, हम उनके कंडक्ट से भी समझ सकते हैं ये चीज। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद द 10th शेड्यूल राइट नाउ? First is, even though the recent Supreme Court decision provided for a time limit, no mention is there in the 10th schedule. 10th schedule में कहीं भी नहीं दिया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि एक डिसीजन आ गया है तो अब उन्हें 3 months का टाइम दिया है, बट स्टिल देयर इज नो मेंशन इन द 10th शेड्यूल। एंड द सेकंड इज द जुडिशरी इज हेल्पलेस अंटिल द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब जो कि क्योतो होलोहन के केस में बोला था कि हम जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं, बट तभी कर पाएंगे जब स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसीजन ले लिया हो। जब तक डिसीजन नहीं लिया द जुडिशरी इज हेल्पलेस एंड कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस? फर्स्ट इज टू डिफाइन द एंटायर प्रोसीजर एंड सेट अ रीजनेबल टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट देना जरूरी कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और एक रीजनेबल टाइम लिमिट देनी पड़ेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना है।
बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन ही नहीं लिया गया है कई सालों तक, और वो मेंबर कहीं किसी पार्टी का वो मिनिस्टर भी बन गया है, कोई उसको पब्लिक पोस्ट दे दी गई है. एंड द second solution can be that the decisions under the 10th schedule should be made by the president or the governor on the binding advice of the election commission. अभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इश्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इश्यू को लेकर कि एक मेंबर डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं, ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो यही चीज हम सेम कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी, कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर दे दी जाए और वो डिसाइड करेंगे ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अनबायस्ड डिसीजन लिया जाएगा. So these are the solutions. I hope you did like this video. If you like this video, please do subscribe our channel and like this video. Thank you.